हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कल्ट डाउ के बारे में। कल्ट डाउ किस तरह का टोकन है, फीचर्स क्या है इसके, टोकनमिक्स किस तरह की है, बर्न मैकेनिज्म किस तरह की है इसकी, इसमें कितना फ्यूचर पोटेंशियल है, ये सारी चीज हम डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो दैट वे यू वोंट मिस एनी अपडेट। अभी अगर करंट में देखो तो पॉइंट के बाद 508068 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। सप्लाई ट्रिलियंस में है एंड 4.3 ट्रिलियन अभी करंट में इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है एंड टोटल सप्लाई 4.95 ट्रिलियन। मैक्सिमम सप्लाई देखो 6.66 ट्रिलियन है, आउट ऑफ विच 65% सर्कुलेशन में है। उसमें से भी जो मतलब सर्कुलेशन में इन केस अगर इन फ्यूचर आएगी भी, दैट विल बी टोटली डिसाइडेड इन द डाओ, बिकॉज ये अपने आप में एक फुली फंक्शनल डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट कैप की अगर बात करोगे 34.84 से लेके 35 मिलियन डॉलर के बीच में भी करंट में वेरी कर रही है। रफली आप राउंड फिगर में ले सकते हो 35 मिलियन डॉलर के भी करंट में इसके पास मार्केट कैप है। कहाँ इसको बाई कर सकते हो इफ इन केस आपको अगर बाई करना है। इथीरियम के नेटवर्क पर बना हुआ टोकन है, यानी ERC20 टोकन है, तो डेफिनेटली यूनिस्वैप पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन वहां से बाई करना आपके लिए प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं रहेगा। आप चाहो तो इसको क्यूकॉइन से बाई कर सकते हो, बाई बिट पे जाके भी बाई कर सकते हो, MEXC ग्लोबल पे भी अवेलेबल है, वहां से बाई कर सकते हो। बाकी कुछ एक्सचेंज ऐसे हैं जो इतने ज्यादा बेटर नहीं है, तो वहां से आपको बाई नहीं करना चाहिए। प्रेफर टू बाई इट ऑन क्यूकॉइन, क्योंकि वहां पे इसकी अगर आप लिक्विडिटी देखोगे तो ठीक ठाक है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ रही है एंड MEXC ग्लोबल पे भी ट्रेडिंग वॉल्यूम ठीक ठाक आ रही है, पर क्यूकॉइन पे उससे भी ज्यादा आ रही है, तो आपको वहां से बाई करना चाहिए जब भी आपको बाई करना हो। ना कम टू द पॉइंट, किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसका मेन पर्पस है, क्या ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको अगर आपको जानना है तो इसके दो पेपर है। एक रिवोल्ट करके जो पेपर है उसको पढ़ना चाहिए आपको, एक मैनिफेस्टो है जो एक्चुअली इसका व्हाइट पेपर है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। वहां से आपको इसका क्लियर जो आइडिया है वो क्लियरली लग जाएगा कि क्या ये अचीव करना चाहते हैं। अगर आज की डेट में देखा जाए कि जो बहुत सारे मतलब डाओ हैं जो वर्क कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे, लेकिन उनमें अगर सबसे बेटर कंडीशन में एंड सबसे वेल डिफाइंड मैनर में अगर कोई डाओ वर्क कर रहा है तो वो कल्ट डाओ ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल इसके लिए कंसिडर कर सकते हो। ना इसमें जो बेसिक फंक्शनिंग आपको मैनिफेस्टो में दिख जाएगी 6वें नंबर पेज पे कि किस तरीके से बेसिकली वर्क करेगा। वर्क करने का इसका तरीका क्या होगा, पहले तो उन्होंने डिटेल में डिफाइन किया है कि मतलब भविष्य में मतलब किस तरह के इवेंट हो सकते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस हुई है वो किस तरीके से हुई है एंड किस तरीके से मशीन विल टेक ओवर ऑल द वर्क एंड मच मोर, एंड किस तरह से हम अपनी जॉब के गुलाम बन के रह गए एंड किस तरीके से ये है जो मतलब दुनिया भर में जो सिस्टम्स बने हुए हैं उसके अगेंस्ट एक मतलब रिबेलियस फोर्स की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो जो ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। फंक्शन किस तरीके से करता है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो आप ये समझ लो, इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज होता है 0.4% का टैक्स होता है। जब भी बाय सेल ट्रांजेक्शन होगी तो 0.4% का टैक्स देना पड़ेगा एंड दैट विल बी कलेक्टेड इनटू द ट्रेजरी एंड उससे फिर फर्दर फंडिंग भी होगी। तो 0.4% का टैक्स है, तो ये एक बहुत ही मॉडरेट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो भी हमारा स्लिपेज होता है उससे भी कम है, तो इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे हम स्टैंडर्ड जो मतलब जब भी स्वैप करते हैं तो स्टैंडर्ड जो स्लिपेज है 0.5% से लेके 1% के बीच में तो नॉर्मली भी रखते हैं, तो उससे भी लेस है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि मतलब बाय सेल टैक्स की वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा किल हो जाए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, जब भी ऐसा होता है कि वहां से टैक्स कलेक्ट होता है, वो कलेक्ट होता है ट्रेजरी में। उसके बाद इसके जो टॉप 50 होल्डर्स हैं वो इसके गार्जियंस हैं, यानी उनका काम है वो प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद वोट नहीं कर सकते। वोट करेगी बाकी सारी जो मैनी होते हैं, मैनी इन द सेंस टॉप 50 के अलावा जो होल्डर्स हैं वो सिर्फ वोट कर सकते हैं और वोट करके प्रपोजल को पास करेंगे। कोई भी नया प्रोजेक्ट है वो उसको फंडिंग चाहिए तो वो क्या करेगा, पहले वहां पे उसमें उनमें से मतलब जो भी टॉप 50 होल्डर्स हैं उनमें से कोई एक प्रपोजल सबमिट करे, प्रपोजल पास होगा, फिर एक मतलब जो रेट होगा वो एग्री होगा, स्वैप रेट, जिसमें मतलब जो भी मतलब अमाउंट होगा उसका एक सर्टेन हिस्सा बर्न हो जाएगा एंड सर्टेन हिस्सा जो भी उसके डाउ में पार्टिसिपेट करने वाले यूजर्स होंगे उनके लिए जाएगा। डाउ में पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कल्ट है वो जो टोकन है वो स्टेक करना है, आपको डी कल्ट करके टोकन मिल जाएगा एंड डी कल्ट टोकन के होल्डर जो होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डाउ में। या तो आप मैनी होंगे या फिर आप गार्जियन बन जाओगे अगर आपके पास बहुत ज्यादा सप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, अगर वो एग्री कर जाते हैं तो उनको फंडिंग मिलती है 15.5 इथेरियम के बराबर, जब वैल्यू पहुंच जाती है तब मिलती है। अगर मान लो प्रपोजल पास हो गया, इतनी वैल्यू नहीं पहुंची ट्रेजरी में, तो वो वेट करेंगे जब तक इतनी वैल्यू ना पहुंच जाए, और वो वैल्यू आएगी कहां से, इतना अमाउंट कहां से कलेक्ट होगा, फ्रॉम द टैक्स इटसेल्फ। अब जब 15.5 वहां पे कलेक्ट हो जाएंगे उसको 13 इथेरियम दे दिए जाएंगे जो भी प्रपोजल जिसका पास हुआ है, जो भी इन्वेस्टर है
उसको मतलब इन्वेस्टी यू कैन से, एंड उसके बाद 2.5 इथेरियम चले जाएंगे कल्ट को बर्न करने के लिए बर्न वॉलेट में। उसके बाद भी एक बर्न एंड स्वैप मतलब सेंट एंड बर्न जो रेट होगा वो एग्री किया जाएगा जब भी वो पर्सन जो अपने टोकन सेल करेगा, और उसका 50% हिस्सा जो डीकल्ट होल्डर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड 50% हिस्सा डेड वॉलेट में मतलब भेज दिया जाएगा, नहीं बर्न कर दिया जाएगा, एंड दैट विल बी अनदर वे टू बर्न कल्ट टोकन। ना कम टू द पॉइंट, इसमें ये दो तरीके हो गए बर्न करने के। आफ्टरवर्ड्स एक चीज और ध्यान में रखिए कि जब भी कोई प्रपोजल सबमिट होगा तो उसमें जो वॉलेट एड्रेस होगा इन्वेस्टी का वो उसी में मेंशन किया जाएगा क्लियरली जिसमें उसको फंड रिसीव होने यानी इथेरियम रिसीव होने, एंड उसके साथ साथ उसमें बाकी जो भी डिटेल्स हैं उस पर्सन के बारे में, जैसे उसने टोकन सबमिट किया है, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, कितने % सप्लाई ऑफर कर रहा है, एंड कितने मतलब उसकी टोकनमिक्स क्या है, किस टाइम पे कौन मतलब कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जाएंगी ताकि वोटिंग करने से पहले जो मैनी है यानी जो टॉप 50 होल्डर्स के अलावा लोग हैं वो क्लियरली मतलब डिसाइड कर पाए कि व्हाट दे आर गेटिंग, अब मतलब जो उन्हें ऑफर क्या मिल रहा है। तो ये मैकेनिज्म आप देखोगे बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड है, एंड टोटली मतलब आप इसको 5 मैनर में कंसीडर कर सकते हो। ना इसमें जो गार्जियंस है उनका क्या रोल है, वो किस तरीके से, वो मैंने वैसे आपको बता दिया है, इनमें इसमें डिटेल पोस्ट में भी अवेलेबल है, 10वें पेज पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको डिटेल मिलेगी हु आर द गार्जियंस एंड वो किस तरीके से चूज करते हैं, वो टॉप 50 टोकन होल्डर्स होते हैं, एंड उसके बाद क्या क्या उनका मतलब तरीका रहता है वर्क करने का, कि वो सिर्फ प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, वो इवन अपने वॉइस दे सकते हैं यानी बता सकते हैं कि क्यों मैनी को इस पर वोट करना चाहिए, वो अपनी वॉइस से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बट अपने होल्डिंग से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म है। और अगर कोई मतलब ऐसा समझो कि आगे कुछ गड़बड़ करता भी है तो वो इतने अमाउंट में ऑलरेडी उसके पास कल टोकन होंगे तो वो ज्यादा रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रहा होगा इन ऑर्डर टू बिकम द गार्जियन इटसेल्फ। सो बहुत वेल डिफाइंड है, इसमें आपको कोई भी मतलब संदेह की बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ना हो आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी भी, बिकॉज इट इज ए वेरी एक्टिव डाउ, सो इट विल कम अप लाइक इट विल कम आउट ऑफ दैट ओनली। नाउ इसमें एक उदाहरण भी दिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना है किस तरीके से वर्क करता है, किस तरह से बर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान मतलब तैयार होता है, तो उन्होंने एक उदाहरण देखे, जैसे एक आप मान लो कि कोई एबीसी डाउ है फॉर एग्जांपल, ऐसे नेम ले लिया उन्होंने, उसको लेकर उन्होंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया किस तरीके से वर्क करेगा, प्रपोजल सबमिट होगा, और मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बता दी, मान लो कि प्रपोजल सबमिट हो जाता है और उसके बाद कंडीशन ये रहती है कि वहां पे 15.5 इथेरियम होते ही नहीं है इतनी वैल्यू, देन दे विल वेट जब तक उतना रिप्लेस ना हो जाए तब तक वो वेट करेंगे, उसके बाद फिर उनको फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस होल मैकेनिज्म में जो डीकल्ट के होल्डर्स होंगे उन्हें काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एक तो उनके डीकल्ट जो मतलब टोकन है उसको आप जब चाहो तो कल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन डीकल्ट होल्डर होने की वजह से आपको बहुत सारे एडिशनल एडवांटेज मिलेंगे। बाय जस्ट होल्डिंग दिस डीकल्ट टोकन यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आपको जो रिटर्न में मिलेगी, एंड सिर्फ उतना ही नहीं, क्योंकि एक्टिव एंड सस्टेन दो तरीके से बर्न भी हो रहा है तो आपके कल्ट की वैल्यू भी साथ में ग्रो कर रही होगी, तो आपको ये भी चिंता नहीं करनी है कि अगर आपने होल्ड कर लिया तो ऐसा नहीं मतलब वहां से तो कुछ मिले, लेकिन जैसा लॉन्च पैड्स में होता है, लॉन्च पैड्स में कई बार होता है कि जब आप सर्टेन अमाउंट में टोकन बाई करके स्टेक करते हो, सर्टेन टीएन में फॉलो होते हो, उसके बाद क्या होता है आपको मतलब कुछ टोकन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है आईडीओ में, बट जब आपका सेल करने का टाइम आता है तो जो आपका बेस वैल्यू है जो मतलब लॉन्च पैड के टोकन की वो इतनी गिर जाती है कि वहां से आपको घाटा हो जाता है, ऐसा कई केसेस में होता है। तो वैसा झंझट इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी खासी बर्न मैकेनिज्म रखी है, वैसे लॉन्च पैड भी बर्न मैकेनिज्म रखते हैं बट इसमें कुछ ज्यादा ही अच्छी खासी लेवल की है। अगर इसका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे वहां पे आपको कुछ बेसिक पोस्ट मतलब इसी के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को मतलब ये पिन पोस्ट देखोगे तो दैट इज वेरी जेनेरिक पोस्ट का, अगर आपको किसी को इसके बारे में बताना है तो आप इसका मैनिफेस्टो एंड जो आरबीएलटी रूल्स वाला जो पेपर है उसको सेंड कर दो ताकि वो पढ़ें और वो जाने किस मिशन पे हैं, क्या ये अचीव करना चाह रहे हैं, एंड मच मोर इसी तरह की एक्टिविटी आपको दिखेंगी, प्रमोशन एक्टिविटी, कोई मतलब प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेशन हो रहा है अबाउट दैट ओनली, एंड मच मोर। नाउ अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहां पे आपको जो मैक्स टोटल सप्लाई दैट इज बीइंग शोन राइट 6.66 ट्रिलियन जो है वही उतनी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अगर इसका होल्डिंग पैटर्न देखोगे वन ऑफ द वेरी नीट एंड क्लीन होल्डिंग पैटर्न आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर टॉप 9 जो होल्डर्स हैं वो एक भी पर्सन नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे इस पे आपको टैग ऑलरेडी दिख ही रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड इसके बाद नल एड्रेस है, यूनिस्वैप का, यूनिक्रिप्ट का, देन नल एड्रेस है, दो बर्न एड्रेस है जिनमें आपको एक में 25.18% सप्लाई दिख जाएगी, दूसरे में 1.77% सप्लाई दिख जाएगी, क्योंकि कोई एमएक्सी ग्लोबल है उस पर नेक्स्ट वाले पे टैग है
एंड देन बाय बेटा, एंड टॉप जो मतलब 10th होल्डर है दैट इज उसके पास जो सप्लाई है दैट इज 0.3375%. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट यहाँ पे एक और होल्डर दिख रहा है दैट इज वीबी. आई एम नॉट श्योर इट इज बेटरलिक बेटरिन और नॉट, बट पब्लिक टैग जो वीबी अवेलेबल है जनरली उसी के वॉलेट पे ये अवेलेबल है. ना इसके बाद दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल में और भी देख सकते हो. वैसे मैंने आपको समराइज करके ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया. दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द सेंट्रलाइजेशन. उन्होंने एक्टिव 1 मैकेनिज्म उसमें रखी है, किस तरीके से वो रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, एंड मच मोर देन दैट. इसी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी. इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है. इसमें जो रिवोल्ट पेपर है वो आप पढ़ोगे तो उसमें मेनली जो वर्ल्ड की सिचुएशन है, किस तरीके से ह्यूमन मतलब जो मतलब हम ह्यूमन से इवॉल्व कर रहे हैं, आए दिन वॉर हो रहे हैं, किस तरीके से मतलब जो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज हैं वो अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी दाव पे लगा देते हैं, और मतलब जो बाद में झेलना पड़ता है वो मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं उनको झेलना पड़ता है. नॉट ओनली दैट, किस तरीके से बड़े बड़े जो इंटरप्राइज हैं वो सेंट्रलाइजेशन क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज आपको इसको रिवॉल्यूशन वाले पेपर में 31 पेज का है, उसमें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा. आप पढ़ना, आपको डेफिनेटली पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा ना. इसमें अभी जो बेसिक डिटेल आप देखोगे कि पहले तो इसका प्राइस कितना, मार्केट कैप कितनी है, मतलब कितनी टोटल वैल्यू लॉक्ड है, ट्रेजरी में कितना बैलेंस है अभी करंट में, एंड उसके बाद कितना टोटल फंड अभी तक सेंड कर चुके हैं दैट इज 1391 इथेरियम अभी तक सेंड कर चुके हैं. ट्रेजरी में काफी अच्छी खासा बैलेंस अभी ऑलरेडी स्टोर्ड हो गया 185.88 इथेरियम, एंड कितने कल्ट बर्न हो चुके हैं, ये सारी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. एंड अगर आप मीडियम पोस्ट चेकआउट करना चाहो वहां पे चेक कर सकते हो रिसेंट जो भी मतलब इवेंट चल रहे हैं, इवेंट इधर से जो भी एक्टिविटी हो रही डाउ में उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल अपडेट भी मिल जाएगी. ना कम टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट, कितना जा सकता है और कितना आपको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एक इसके पहले मैं आपको पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं आपको ये डिसीजन दूंगा आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आई मीन लाइक अगर आपको बाई करना है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द एडवांटेज. फर्स्ट थिंग इज अगर आपको बाई करना है तो बाई करने के लिए इजी ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्यू कॉइन एंड मच मोर मार्केट प्लेस है जहां से आप इसको इजीली बाई कर सकते हो. नाउ इसकी जो पॉजिटिव साइड है, फुली फंक्शनल डाउ है एंड पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है. एक डिसेंट्रलाइज का ट्रू अगर एग्जांपल देना है तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो. बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन इसका होल्डिंग पैटर्न है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड जो इसका एक्टिव एंड सस्टेन बर्न मैकेनिज्म है दैट इज क्वाइट गुड, ये भी इसके पॉजिटिव फैक्टर में ही आएगा. And by holding this particular token itself, you are gaining the value in the cult itself, and you are gaining a lot of other advantage also. Other project के भी टोकन आपको मिल रहे हैं जो उसके प्रपोजल में पास होंगे एंड सबमिट होंगे. सो कितना जा सकता है, देखो कितना जा सकता है इसको एग्जैक्टली एस्टिमेट मतलब करना इट विल बी बिट डिफिकल्ट बिकॉज ये अपने आप में इसका फंक्शन का तरीका थोड़ा सा अलग ही है. बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एक रिवॉल्यूशनरी लॉन्च पैड जैसा कंसिडर कर लो, जहां से आपको नए नए प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का इजीली मौका मिल जाता है जस्ट बाय होल्डिंग डीकल्ट. यानी डीकल्ट जो कल्ट होल्ड मतलब कल्ट को स्टिक करने के बाद आपको मिलेगा. जनरली जो मतलब कंडीशंस हैं, बार्स होते हैं, उसको इन्होंने मतलब इसमें से हटा दिया है. ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट में होल्ड करना पड़ेगा देन ओनली यू विल फॉल फॉर एलिजिबिलिटी, ऐसा नहीं है. आप बस होल्ड करोगे तो आप उसके लिए एलिजिबल होगे. नाउ ये उस तरीके का टोकन है जिसमें थोड़ा बहुत अमाउंट डाल के, थोड़ा बहुत इन द सेंस इवन आप अगर आप प्रेफर कर सकते हो तो अच्छा खासा, जो आपके यूज में ना आए, आप इसको बाई करके डीकल्ट टोकन के फॉर्म में स्टेक करके डीकल्ट टोकन लेने के बाद इसको अगर 2-4 साल तक अगर आप होल्ड कर जाओ तो ये आपको बहुत अच्छी वैल्यू जनरेट करके दे सकता है. नॉट ओनली फ्रॉम द टोकन इटसेल्फ बिकॉज टाइमली इसकी सप्लाई बंद होती रहेगी. अभी तक देखोगे अच्छी खासी सप्लाई ऑलरेडी बंद हो गई है. एंड आगे भी यानी जो आपको एडिशनल पर्क्स मिलेंगे डीकल्ट टोकन को होल्ड करने की वजह से, तो उसमें भी तो इसमें अगर हम कहें कि मतलब मार्केट कैप में मतलब ज्यादा इजाफा हमें नहीं भी देखने को मिले, मतलब $100 मिलियन, $200 मिलियन, दैट विल बी वेरी इजी फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन टू मतलब अचीव. इवन मैक्स टू मैक्स अगर मैं कहूं तो इसको $500 मिलियन की मार्केट कैप तक अचीव करना अगले बुल रन में मुश्किल नहीं होगा. लेकिन अगर आप कहोगे प्राइस में कितना जाएगा, दैट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज क्योंकि इसमें एक मतलब ये डिपेंड करेगा कितने ज्यादा प्रपोजल सबमिट हो जाएंगे, कितने ज्यादा उस मतलब जो पार्टिसिपेशन हो जाएंगे इन्वेस्टीज के, उस पर डिपेंड करेगा क्योंकि उतनी ज्यादा सप्लाई की बर्न होगी. तो इस पे ये जो मेन मतलब चीज है कि जितना ज्यादा मतलब यूटिलाइज होगा उतना ही ज्यादा प्राइस में स्कार्सिटी भी क्रिएट होगी एंड उससे भी बर्न होगा एंड उतना ही ज्यादा मतलब आपको एडिशनल एडवांटेज भी मिलेगा. यानी जो आपको एडिशनल जो प्रोजेक्ट मतलब इन्वेस्टी जो अपना प्रपोजल्स लेके आएगा उसमें जो आपको मतलब जो टोकन सबमिट करेगा वो अपना उसको रिवॉर्ड के तौर पर डीकल्ट होल्डर्स को दिया ही जाएगा.
तो वहाँ पे डबल फायदे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इस टोकन को बाई करने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको बाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बाई करके अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान बनाए तो आप इसको बाई करके और स्टेक करके डीकल्ट के फॉर्म में डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म का देखो तो आपको फिर दूसरा कोई टोकन प्रेफर कर लेना चाहिए जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में पंप मतलब मिल जाए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में नहीं, बट बहुत ही ग्रेजुअली और अच्छी तरीके से बढ़ेगा एंड प्राइस स्कार्सिटी भी रहेगी एंड इसके मार्केट कैप में भी अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो इट्स अ डबल थम्स अप। इफ यू वांट टू बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म यू कैन बाय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।